And as of today, TikTok is back. टिकटॉक का बैन और इसकी असल कहानी जो शायद आप नहीं जानते। दोस्तों, टिकटॉक बैन तो हुआ मगर असल वजह वो नहीं है जो आप समझते हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसका चाइना से ज़्यादा लेना देना नहीं है, और अगर मैं आपको ये भी कहूँ कि असल प्रेशर किसी और मुल्क का था, दोस्तों ये सिर्फ डाटा प्राइवेसी या चाइनीज़ ऑनरशिप की बात नहीं है। ये कहानी उस बैटल की है जो इन्फ्लुएंस और कंट्रोल के लिए चल रही है, जो नैरेटिव्स को बनाने के लिए और तोड़ने के लिए चल रही है। 2020 में उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक के पेरेंट कंपनी बाइटडांस को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर किया था, और ये एक ऐसी डिबेट थी जो 4 साल तक चलती रही। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद बाइडन ने इस बैन को ख़त्म कर दिया और कहा कि अब ये थ्रेट नहीं रहा। मगर अक्टूबर 2024 में सब कुछ बदल गया। अब चाइना नहीं बल्कि इसराइल कंट्रोवर्सी का सेंटर था। टिकटॉक ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहां लोग बिना किसी फिल्टर के ज़मीन पर जो कुछ हो रहा था वो देख सकते थे। इसराइल का वो इमेज जो दुनिया में सबसे मॉरल आर्मी कहलाता था, शैटर्ड हो गया। सोशल मीडिया पर पैलेस्टाइन का सपोर्ट देखने लायक था। और आपको एक बात बताऊं, इंस्टाग्राम पर 5.7 मिलियन पोस्ट फ्री पैलेस्टाइन के टैग के साथ थी, जबकि स्टैंड विद इसराइल के सिर्फ 2,14,000 पोस्ट। फेसबुक पे ये नंबर्स और भी ज़्यादा शॉकिंग थे, 11 मिलियन फ्री पैलेस्टाइन और सिर्फ 2,78,000 स्टैंड विद इसराइल। टिकटॉक ने इस शिफ्ट को और एम्पलीफाई किया, जहां सिर्फ एक हफ्ते में फ्री पैलेस्टाइन के हैशटैग्स पर 82 मिलियन व्यूज़ आए, जबकि आई स्टैंड विद इसराइल सिर्फ 2 मिलियन पे रुक गया। एंटी डिफेमेशन लीग के सीईओ जॉनथन ग्रीनब्लैट ने टिकटॉक को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि ये प्लेटफॉर्म उनके एनालिटिक्स एक्सेस नहीं देता जो बाकी टेक जायंट्स जैसे फेसबुक और गूगल देते हैं। ये बात उन्हें सबसे ज़्यादा तंग कर रही थी। अब बात आती है लॉबिंग ग्रुप्स की, जिसके अंदर अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर कमेटी का रोल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था। ये एक पावरफुल प्रो इसराइल लॉबिंग ग्रुप है जो यूएस के मीडिया नैरेटिव्स को शेप करने के लिए मशहूर है। दिसंबर 2024 में टिकटॉक का यूएस में बैन लग गया, मगर ये बैन सिर्फ एक ऐप पर नहीं बल्कि उस डिजिटल ऐप पर था जो कि लोगों के नैरेटिव को बदल रहा था। जब लोग ट्रेडिशनल मीडिया के नैरेटिव्स को फॉलो करना छोड़ देते हैं और स्टेट अप्रूव्ड सोर्सेज के अलावा दूसरी जगहों से सच ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उनको इसी तरह से ख़त्म कर दिया जाता है या बैन लगा दिया जाता है। ये कहानी सिर्फ एक ऐप की नहीं है बल्कि उस नैरेटिव कंट्रोल की है जो आज दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और टिकटॉक का बैन सिर्फ एक ग्लिम्स है उस बड़े बैटल का जो ट्रूथ और पावर के दरमियान चल रही है। और दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सबक देती है, ये हमें क्या सिखाती है? सबसे पहली बात, गवर्नमेंट्स उन इश्यूज़ पर काम कर सकती है जो उनके इंटरेस्ट में हो। टिकटॉक का बैन इस बात का सबूत है। और दूसरी बात कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नैरेटिव्स को बदलने की ताकत रखते हैं, और ये पावर उन लोगों को पसंद नहीं आती जो ट्रेडिशनल मीडिया के ज़रिए नैरेटिव्स कंट्रोल करते हैं। अब अगर अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन की बात करें तो प्यू रिसर्च सेंटर के 2024 के सर्वे के मुताबिक 63% अमेरिकन ने टिकटॉक का बैन के ऊपर नाराज़गी का इजहार किया। अक्सर लोगों ने कहा कि सिर्फ चाइना का मसला नहीं है ये, बल्कि ये एक्सप्रेशन ऑफ फ्री स्पीच और क्रिएटिविटी को दबाने की कोशिश है। एक और सर्वे में जेन जी के 74% लोगों ने कहा कि टिकटॉक उनका फेवरेट प्लेटफॉर्म है और वो इसके बगैर अपने आइडियाज़ और स्टोरीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। टिकटॉक क्रिएटर्स का अगर नुकसान की बात की जाए तो जब टिकटॉक बैन हुआ तो अमेरिका के क्रिएटर्स के लिए फाइनेंशियल डिज़ास्टर था दोस्तों। फॉर्ब्स के मुताबिक टॉप टिकटॉक क्रिएटर्स जैसे एडिसन राय और चार्ली डेमेनो ने $1 मिलियन तक का जो लॉस था वो बियर किया, स्पॉन्सरशिप्स के थ्रू या डील्स के थ्रू। और छोटे और मीडियम लेवल क्रिएटर्स भी बुरी तरह इससे मुतासिर हुए। स्मॉल बिजनेसेस की अगर हम बात करें तो टिकटॉक पर छोटे बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करते थे। बैन के बाद इनके रेवेन्यू 40% तक कम हो गए। एक न्यूयॉर्क बेस्ड क्लॉथिंग ब्रांड की ऑनर का तो यहाँ तक कहना था कि टिकटॉक के बगैर हमारी ऑनलाइन सेल्स ऑलमोस्ट बंद हो गई हैं। और अगर हम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की बात करें तो क्रिएटर्स और यूज़र्स दोनों ने बताया कि टिकटॉक के बगैर वो एक क्रिएटिव वॉइड महसूस कर रहे हैं। टिकटॉक सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं था उनके लिए,
बल्कि वो लोगों के लिए एक कम्युनिटी का हिस्सा बनने का प्लेटफॉर्म था। टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स में लोनलीनेस और एंग्जाइटी काफ़ी बढ़ गई, क्योंकि उनके पास अपने आइडियाज़ और लाइफ शेयर करने के लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं था। यहाँ तक कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट आया। यानी एक और अहम फैक्ट ये है कि टिकटॉक के बैन होने की वजह से यूएस इकोनॉमी को भी नुकसान हुआ और टिकटॉक के ऑफिसेज, एम्प्लॉयज़ और एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू काफ़ी इम्पैक्टफुल थे। बैन के बाद यूएस में टिकटॉक के थ्रू चलने वाली इकोनॉमी के बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। इसके अलावा कंटेंट क्रिएटर्स के मुख्तलिफ टीम्स और एजेंसीज भी जॉब लूजेस का शिकार हुई। टिकटॉक अल्टरनेटिव्स और अगर उनके राइज की बात करें तो बैन के बाद लोग चाइनीज़ ऐप जैसे रेड नोट और डोइन की तरफ माइग्रेट कर रहे थे, जो उनकी क्रिएटिविटी और फ्रीडम को प्रमोट करते हैं। लेकिन आयरॉनिक बात यह है कि उन ऐप्स का डाटा प्राइवेसी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल है, लेकिन लोग सिर्फ अपनी ऑडियंस से कनेक्ट रहने के लिए इनका यूज़ करते हैं। और दोस्तों, इस तरह टिकटॉक का रिप्लेसमेंट प्लान फ्लॉप हुआ। जब टिकटॉक बैन हुआ तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने रील्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जो शॉर्ट्स हैं उनको प्रमोट करना शुरू कर दिया। लेकिन क्रिएटर्स का कहना था कि इन प्लेटफॉर्म्स पर वो वायरलिटी और वो एंगेजमेंट नहीं मिल रहा जो टिकटॉक पर होती थी। फॉर एग्जाम्पल, एक क्रिएटर ने कहा कि जब वो टिकटॉक पर 1 मिलियन व्यूज़ हर वीडियो के ऊपर अचीव करता था, लेकिन जब वही वीडियो उसने यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर लगाई तो ये नंबर सिर्फ 100K से भी कम थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये टिकटॉक जो बैन किया गया था, क्या ये सिर्फ एक सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से बैन कर दिया गया? बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। और इसके पीछे सिर्फ एक मुल्क का प्रेशर नहीं था। यानी ये सिर्फ ऐसी चीज़ नहीं है जो अमेरिका चाहती है, बल्कि ये वो तमाम मुल्क चाहते हैं जो एक्सप्रेशन ऑफ फ्री स्पीच या फ्रीडम ऑफ चॉइस के ऊपर जो बिलीव नहीं रखते, जो ये चाहते हैं कि हम लोगों को वही खबर दिखाएं जो वो देखना चाहते हैं या जो वो दिखाना चाहते हैं। ये एक नैरेटिव की जंग है। पहले वक्त हुआ करता था कि जंगें लड़ी जाती थी तोपों के साथ, मिसाइल्स के साथ, हथियारों के साथ, लेकिन अब जो है वो लड़ाई सिर्फ डिजिटल वॉर की है। एलॉन मस्क का ट्विटर ख़रीद लेना और फिर टिकटॉक में इंटरेस्टेड हो जाना, ये आपको क्या सिर्फ एक इत्तेफाक लगता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जंग है जो कि आने वाले वक्त में तय करेगी कि किसका नैरेटिव बिल्ड करना है, किसकी हुकूमत गिरानी है और लोगों तक क्या पहुंचाना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और देखते रहिए एनलाइटन विद उमर फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़।